पंचायत में सरपंच गांव वालों को शिखर की असलियत को लेकर भड़का चुका था। उसी बीच रवि और शिखर रेलवे स्टेशन से वापस घर की तरफ आ रहे थे जब उन्हें पंचायत का जमावड़ा दिखाई दिया, जिसमें सभी गांव वाले शामिल थे। रवि और शिखर दोनों कहीं न कहीं समझ गए थे कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। शिखर, एक गांव वालों की भीड़ यहां। रवि बोलते बोलते रुक गया। सही समझ रहे हो तुम रवि, जरूर कुछ गड़बड़ है। रवि और शिखर पंचायत की भीड़ की तरफ बढ़ने लगे। शिखर को आता देखकर सब सतर्क हो गए। सरपंच जानता था कि शिखर की असलियत सामने लाने का यह सबसे अच्छा मौका था। शिखर के करीब आते ही सरपंच ने उसे रोक दिया और गुस्से से भरी आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ शिखर, आज तुम्हारा ढोंग खत्म। बहुत बेवकूफ बना चुके हो तुम हमें। सरपंच की यह बात सुनकर शिखर घबरा गया। क्या सरपंच सब कुछ जान चुका था? क्या वो गांव वालों को सब कुछ बता चुका था? शिखर के दिमाग में ये सब बातें तेजी से चलने लगी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, भीड़ में से किसी ने तेज आवाज में उसका नाम पुकारा। शिखर! नाम पुकारने के बाद भीड़ में से निकलकर ताई शिखर के सामने आकर खड़ी हो गई। शिखर, ये सरपंच तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं कि तुम कोई बड़े आदमी हो और हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो? मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है कि सच क्या है। ताई की आवाज में ममता झलक रही थी। जाहिर था ताई को शिखर पर भरोसा था, लेकिन शिखर कुछ नहीं बोला। ताई की बात सुनते ही शिखर ने नजर झुका ली। शिखर मजबूर था और बुरी तरह से फंस चुका था। वो अपना सच बता नहीं सकता था और शायद उसमें अब और झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं थी, खासकर ताई को, जिन्होंने उसकी देखभाल की थी और बेटी की तरह उसे अपने घर में रखा था। ताई ने शिखर की चुप्पी को समझ लिया। वो जान गई थी कि शिखर अब तक झूठ बोलता आया था। ताई को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी हो। इससे पहले अब कोई भी कुछ बोल पाता, ताई ने शिखर के तमाचा जड़ दिया। धोखेबाज! तमाचा जड़ने के बाद ताई जोर से चिल्लाई, क्योंकि ताई का हाल ही में इलाज हुआ था। वो शारीरिक और मानसिक रूप से अभी कमजोर थी। शरीर पर इतना जोर पड़ने के कारण ताई थोड़ा डगमगा गई। शिखर उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ा, पर ताई ने उसे रोक दिया। उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों मौजूद थे। हाथ मत लगाओ मुझे, तुमने धोखा दिया है हम सबको। मेरे भरोसे और प्यार के साथ खेला है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर ताई फूट फूट कर रोने लगी। इतने में ज्ञान दादा आए और ताई को संभालने लगे और शिखर की तरफ निराशा भरी आंखों से देखकर बोले, आगे क्यों शिखर? हम सब ने इतना भरोसा किया था तुम पर। शिखर अब भी नजरें झुकाए खड़ा था। वो जानता था कि इस समय सफाई देने का कोई फायदा नहीं था। शिखर ने न सिर्फ ताई बल्कि पूरे गांव वालों के जज्बातों और भरोसे को चोट पहुंचाई थी। शिखर उनकी माफी के लायक नहीं था। ताई का गुस्सा अपने चरम सीमा पर था। शिखर, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम और तुम्हारे साथी ना सिर्फ मेरे घर बल्कि इस गांव से अभी और इसी वक्त निकल जाओ, और अच्छा होगा कि कभी लौट कर मत आना। तुम्हारे लिए इस गांव में कोई जगह नहीं है। ताई की यह बात सुनकर शिखर के मन में एक दर्दनाक चीख उठ गई। वो जान चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता था। इस गांव को अलविदा कहने का समय आ गया था। शिखर अपनी कमीज को तय लगाकर अटैची में रख रहा था। बबीता उसकी मदद कर रही थी। शीना शिखर को एकटक देख रही थी और रवि बबीता को। सब चुप थे। निराशा मानो हवा में तैर रही थी। सबको न सिर्फ इस बात का दुख था कि उन्होंने ताई, ज्ञान दादा और गांव वालों का दिल दुखाया था, बल्कि इस बात का भी था कि अब उन्हें इस गांव को छोड़कर जाना था। जाने अनजाने में सबको गांव और गांव वालों से लगाव सा हो गया था। गाड़ी कब तक आएगी बबीता? शिखर की आवाज भारी थी। लगभग 1 घंटे में, बबीता ने जवाब दिया। सामान पैक करके शिखर ने एक बैग उठाया और कमरे को एक आखिरी बार देखा, मानो आंखों से अलविदा कह रहा हो। रवि शिखर के पास आया और उसने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ रखा। शिखर फीका सा मुस्कुराया। जाने का वक्त आ चुका था।
अचानक बाहर से बहुत शोरगुल आने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे गांव में अफरा तफरी हो गई हो। इतने में उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। आग! ये सुनते ही सब के सब तेजी के साथ बाहर की ओर भागने लगे और बाहर पहुंचते ही उनके सामने का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। गांव के एक छोर में आग लगी थी। धुआं और आग की लपटें आसमान छू रही थी और आसमान को काले धुएं ने घेर लिया था। यह देखकर शीना बहुत डर गई। उसने शिखर की बाजू कसकर पकड़ ली। बिना कुछ सोचे समझे शिखर जहां आग लगी थी उस जगह की ओर भागने लगा। आग पूरे गांव में बहुत तेजी से फैल रही थी। जगह पर पहुंचते ही एक डरावना दृश्य सामने आया। आग कई घरों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। बच्चे रोते हुए इधर उधर भाग रहे थे, औरतें चिल्ला रही थी और कुछ लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। शिखर जानता था कि वो ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था। ये वक्त सोचने और घबराने का नहीं, कुछ करने का था। रवि, तुम फायर ब्रिगेड को फोन करके बुलाओ। कम से कम 5 फायर ट्रक मंगवाना। बबीता, तुम आसपास के अस्पतालों में फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे कुछ लोग घायल भी दिख रहे हैं। शीना, तुम मेरे साथ लोगों को आग से दूर ले जाने में मदद करो। हमें सबको सुरक्षित करके आग को बुझाना होगा। शिखर की बात सुनकर सबके अंदर एक बिजली सी आ गई। बबीता एम्बुलेंस का प्रबंध करने लगी। रवि आपातकालीन विभाग में लगातार फोन करने लगा। शिखर और शीना लोगों को इकट्ठा करके सुरक्षित इलाकों में भेजने लगे जहां अभी तक आग नहीं पहुंची थी। हालांकि आग ने अब लगभग पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। इसके बावजूद कि ये काम में जान का खतरा था, शिखर अपने साथियों के साथ गांव वालों की सुरक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। थोड़ी ही देर में सायरन बजाते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। ये देखकर शिखर को राहत की सांस आई। शीना और बबीता, तुम लोग जो भी जख्मी हैं उसे एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल भेजो। रवि, हम दोनों को मिलकर फायर ब्रिगेड वालों की मदद से इस आग पर किसी तरह नियंत्रण पाना होगा, नहीं तो ये आग आज सब कुछ राख कर देगी। शिखर और रवि दोनों फायर ब्रिगेड वालों की मदद करने में जुट गए। मन ही मन शिखर बहुत घबराया हुआ था। उसके जहन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। क्या ऐसा मुमकिन था कि यह आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी? लेकिन यह वक्त इन बातों के बारे में सोचने का नहीं था। जलते हुए घरों पर पानी की बौछार से आग बुझाने की कोशिश चल रही थी। शिखर गांव वालों को सुरक्षित इलाकों की तरफ भेज रहा था। तभी अचानक सरपंच के चिल्लाने की आवाज आई। अरे कोई मेरे बीवी और बच्चों को बचाओ। सरपंच की बीवी और बच्चा जलते हुए घर के अंदर कैद थे और अंदर जाने का रास्ता लपटों से घिरा हुआ था। सरपंच चीखते हुए अपने घुटनों पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। इतनी देर में शिखर भागता हुआ वहां आया और आग की लपटों से गुजरता हुआ सीधा घर के अंदर घुस गया। इससे पहले कि सरपंच को समझ पाता, रवि फायर ब्रिगेड वालों की मदद से सरपंच के घर में लगी आग को काबू करने की कोशिश करने लगा। आग और तेजी से फैलने लगी थी। शीना और बबीता को जैसे ही दिखा कि शिखर जलते हुए घर में घुस गया था, वो दोनों बिना कुछ सोच सरपंच के घर के बाहर खड़े हो गए। शिखर ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। फिक्र मत करो, मुझे शिखर पर पूरा भरोसा है। उसे कुछ नहीं होगा और वो जरूर कामयाब होगा। रवि का शिखर पर भरोसा तारीफ का हकदार था। हालांकि इस वक्त उन्हें भरोसे से और भी कुछ ज्यादा की जरूरत थी। लगातार पानी की बौछारों के बाद सरपंच के घर की आग कुछ कम होने लगी, लेकिन शिखर का कोई नामो निशान नहीं था। शीना और बबीता अब थोड़ा घबराने लगी थी। थोड़ी ही देर में शिखर सरपंच की बीवी और उसके बच्चों के साथ बाहर आया। उसने एक कंबल से खुद को और सरपंच की बीवी और बच्चे को ढका हुआ था। सरपंच फूले ना समाया और दौड़ते हुए अपनी बीवी और बच्चे को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। मुझे लगा कि मैंने तुम दोनों को हमेशा के लिए खो दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम लोग ठीक हो। रवि, बबीता और शीना भागते हुए शिखर के पास पहुंचे। शिखर सरपंच को उसके परिवार के साथ देखकर मुस्कुरा रहा था। इस पूरी घटना को न सिर्फ सरपंच और शिखर के साथियों ने देखा, बल्कि सभी गांव वालों ने देखा था, जिसमें ज्ञान, दादा और ताई भी शामिल थे। तुम्हें चोट तो नहीं आई? शीना की आंखें आंसुओं से भर आई। मैं ठीक हूं। बबीता, किसी गांव वाले को कोई गंभीर चोट तो नहीं आई? शिखर ने पूछा। नहीं शिखर, कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है।
यह सुनकर शिखर ने राहत की सांस ली। आग भी लगभग काबू में आ चुकी थी। जहां एक तरफ सबके सही सलामत होने की खुशी थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक भयंकर ट्रेजेडी थी। लगभग पूरा गांव जल चुका था। हर तरफ बस राख उड़ रही थी। चंद घंटों में पूरा गांव बेघर हो गया था। आग शांत हुए चंद घंटे हुए थे कि आज सुबह का सूरज आशा नहीं, निराशा की किरणें बरसाने लगा। चारों ओर एक ऐसी शांति थी जो जहन में चुभ रही थी। यह रात शायद ही कोई सो सकता था। गांव वालों के घरों के साथ साथ कितने सपने भी राख हो गए थे। शिखर और उसके दोस्त एक कोने में खड़े थे। गांव वाले एक झुंड बनाकर बैठे थे, जिसमें ज्ञान, दादा और ताई भी शामिल थी। गांव वाले और सरपंच शिखर की तरफ देख रहे थे। यह वही इंसान था जिसे उन्होंने इतना भला बुरा कहा था, और उसी शख्स ने न जाने गांव वालों को कितनी बड़ी होनी से बचा लिया था। गांव वालों में से शायद ही कोई ऐसा था जो आज शिखर का शुक्रगुजार नहीं था। आप सब लोग फिक्र न करें, मैं किसी को भी बेघर नहीं होने दूंगा। ये मेरा आप सबसे वादा है कि जल्दी ही आप सबके सर के ऊपर एक छत होगी। शिखर की यह बात सुनकर सरपंच अब खुद को रोक नहीं पाया। जिसके खिलाफ उसने इतना कुछ किया था, वो इंसान आज सबकी भलाई की बात कर रहा था। जिस इंसान को वो गांव से निकलवाना चाहता था, उसी ने अपनी जान पर खेलकर उसके बीवी बच्चे की जान बचाई थी। सरपंच की आंखों में आंसू आ गए और वो भागता हुआ शिखर के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो शिखर, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैंने तुम्हारे खिलाफ कितना कुछ किया, तुम्हें गांव से निकलवाने की साजिश की, और तुम पूरे गांव के भले के बारे में सोच रहे हो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बचा है। अगर तुम ना होते तो शायद मेरी बीवी और बच्चा। ये कहकर सरपंच ने अपना सर पकड़ लिया। शिखर सरपंच के जोड़े हुए हाथों को अपने हाथ से पकड़कर बोला, नहीं नहीं सरपंच साहब, आप बड़े हैं, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। सरपंच की सच्चाई सबके सामने आ गई। पास ही खड़े रवि, शीना और बबीता को अब पूरी कहानी समझ में आने लगी। भीड़ में बैठी ताई भी अपने आप को कोसने लगी कि मैंने इतना बुरा किया उस शख्स के साथ जो हमारे लिए देवता बनकर आया था, जिसने अपनी जान पर खेलकर सभी गांव वालों की रक्षा की थी। गांव वालों में भी शिखर को लेकर कुछ ऐसे ही विचार थे। गांव वालों के साथ साथ ज्ञान दादा भी खुद से नाराज थे। आखिर मैंने शिखर जैसे शख्स को पहचानने में गलती कैसे कर दी? ज्ञान दादा मन ही मन खुद से कह रहे थे। शिखर सरपंच की बातों से अचंभित हो गया, मगर शायद इन चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सोचने वाली बात अभी यह थी कि गांव में सभी के घर शिखर कैसे बना पाएगा। शिखर जानता था कि यह काम आसान नहीं था, और साथ ही इसमें कितनी मुश्किलें आने वाली थी, इसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। गांव वालों और खुद से किए वादों को निभाने के लिए शिखर के पास वो ज्यादा तरीके नहीं थे, और ना ही ज्यादा समय था। ये सोचते हुए कि अब आगे क्या करना था, शिखर बाकी सबसे थोड़ा दूर जाकर बादलों को देखने लगा। तभी पीछे से वहां बबीता आ गई। शिखर, खाना खा लो, तुमने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया। हमने पास के एक होटल से खाना मंगवाया है। ऐसे बिना खाए रहोगे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। बबीता जानती थी कि शिखर गांव वालों को लेकर परेशान था। शिखर ने बबीता की तरफ देखा और कहा, तुम चलो बबीता, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। बबीता बिना कुछ कहे वहां से चली गई। शिखर ने थोड़ी देर बाद अपना फोन निकाला और शुभचिंतक को फोन मिलाने लगा, लेकिन शुभचिंतक से उसकी बात नहीं हो पाती। बहुत फोन मिलाने के बाद भी शुभचिंतक फोन नहीं उठाता। शिखर शुभचिंतक को फोन पर फोन मिलाए जा रहा था। तभी उसकी नजर गांव वालों पर पड़ती है। सबसे आगे सरपंच और उसके पीछे गांव वाले उसके पास चलते हुए आ रहे थे। जैसे ही वो सब शिखर के पास पहुंच जाते हैं, शिखर फोन काट देता है। सरपंच शिखर के पास आता है। शिखर बेटा, हम सबको तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आखिर क्या बात थी जो गांव वाले शिखर से करना चाहते थे? जानने के लिए सुनते रहिए